टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये रेजिस्टेंस अगर है तो यू कैन आल्सो राइट फॉर रेजिस्टिविटी। ऐसा क्यों? रेजिस्टिविटी के लिए भी आप कर सकते हो, बिकॉज देखो लेंथ अगर कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें अगर हमने कांस्टेंट रखी तो आर और रो ये आप सेम ही है ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है सपोज, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्यों? साइड में डिस्कस कर लेते क्यों बढ़ता है। तो देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सपोज दिस इज वायर एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा अल्टीमेटली क्या होगा, इसको हीट मिलेंगी तो ये वाइब्रेशंस होंगे इसमें, और वाइब्रेशंस अगर होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने वाले हैं उनके कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स भी बढ़ने वाले। देखो तो क्या क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस कैन आल्सो इंक्रीज। मॉलिक्यूल वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, कोलिजन्स, उनके टकराव ज्यादा होंगे, कोलिजन्स विथ कोलिजन्स विथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, राइट। टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो एकदम सिस्टमेटिकली नहीं आ सकते, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो टेम्परेचर की वजह से ये मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट। तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का टकराव उनके साथ ज्यादा होगा, एंड उसी की वजह से उनका क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट दिस इज ओनली फॉर मेजोरिटी पार्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। वो फॉर्मूला है R इक्वल टू आर नॉट या R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब क्या मतलब है इसका, या R, इसको RT लिखेंगे। तो ये जो R है ना, RT, ये रेजिस्टेंस है उस वायर का, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। समझ में आया? जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना वायर का, तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो है RT, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। अब ये R नॉट जो है, R नॉट, ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस उसको रहेगा ही। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी फिक्स वैल्यू है सपोज आर नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद अल्फा। अब ये अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा इज हम कह सकते हैं इसको कि कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है आर टी इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी का वो R0, T 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो होता है वो RT, अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला ये रो के लिए भी चलेगा, क्योंकि R और रो प्रोपोर्शनल है अगर L और A कांस्टेंट है। ठीक है, हम तो यहाँ पे कांस्टेंट ही ले रने वाले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ लेंथ एंड A इज कांस्टेंट, L एंड A कांस्टेंट। और यही होता है इस कंडीशन में कि लेंथ को और एरिया को चेंज नहीं करना है, वो कांस्टेंट ही लेनी है। तो क्या कर सकते हैं हम, इफ L एंड A इज कांस्टेंट देन R की जगह पे रो लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, रेजिस्टिविटी एट 0, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो वन एंड द सेम फॉर्मूला। अब देखिए रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिखो या रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली ज्यादातर रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही आते क्वेश्चन आज तक का, अगर देखा जाए तो इसलिए वही फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के अगर ग्राफ देखने हैं हमें, तो एक बात समझ लो कि
ये प्लस जो आया यहाँ पे प्लस, ये प्लस आया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है टेम्परेचर से, क्योंकि 1 प्लस अल्फा टी है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा प्लस, इसे कहते हैं पीटीसी। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ पीटीसी। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसे कहते हैं पीटीसी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हुआ ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसे कहते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद एनटीसी होता है, एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये उल्टा होता है, क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा तो उल्टा रेजिस्टेंस कम हो गया। अब ऐसा क्यों होता है इसमें एनटीसी में, देखो ये सब्सटेंस ही ऐसे है, जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये सब्सटेंस ही ऐसे, एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स। देखो सेमीकंडक्टर इस तरह से एक्ट होते हैं, क्यों, सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स होते हैं, चार चार बॉन्ड होते हैं, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, इसीलिए टेट्रावैलेंट है, इसीलिए यहाँ पे चार बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो ये चार चार बॉन्ड्स है सिलिकॉन के, लेकिन ये बॉन्ड इतने फिक्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कि इलेक्ट्रॉन एकदम टाई हो जाते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते नहीं। अब जैसे इसको हीटिंग करते हैं हम, तो हीटिंग करने से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो क्या लिखे, हीट यानी टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्री, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। समझ में आया, रेजिस्टेंस मतलब सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, समझ में आया, ये रीजन है इसका। टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तब रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अब देखिए ये है पीटीसी और ये है एनटीसी। पीटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा आएगा, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और यहाँ पे फॉर्मूला कैसा आएगा, आर इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी, कम हो रहा है ना इसलिए माइनस, या आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। अब पीटीसी और एनटीसी ये दोनों सब्सटेंस मैंने आपको बताया, अब इनका ग्राफ कैसे निकाले, पीटीसी का और एनटीसी का। देखो पीटीसी में पॉजिटिव में रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है टेम्परेचर के हिसाब से, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये अगर टेम्परेचर है और ये अगर रेजिस्टेंस है, तो देखिए सपोज टेम्परेचर इतना था 5, 5 के वक्त रेजिस्टेंस इतना था, 10 हो गया टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, टेम्परेचर ये हो गया तो ये भी बढ़ गया, तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। समझ में आया, ये पीटीसी है। लेकिन एनटीसी सब्सटेंस जो है, एनटीसी के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। क्या मतलब, टेम्परेचर जब कम था तब देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा था, टेम्परेचर जब बढ़ गया तब देखिए रेजिस्टेंस कम हो गया। ये R1, ये R2, ये T1, ये T2। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ, उल्टा ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो ये दिखाता है कि एनटीसी क्या है, एनटीसी कैसे एक्ट करता है, तो पीटीसी एंड एनटीसी। अब एनटीसी के एग्जांपल पता है, पीटीसी में कौन आता है, एग्जांपल मेटल्स, तो सारे जनरल मेटल मतलब वो पीटीसी होते हैं, और एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखना मतलब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, जो इक्वेशन दिया है पीटीसी रहो या एनटीसी, जनरली पीटीसी के क्वेश्चंस आएंगे, अनलेस दे स्पेसिफाई, जब तक उन्होंने बताया नहीं कि वहां पर एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर वाला सब्सटेंस है, तब तक आपको माइनस नहीं लेना है, हर वक्त यहाँ पे प्लस ही लेना है। ठीक है, तो पीटीसी के लिए क्या होता है यहाँ पर, प्लस। तो चलो देखते हैं अभी क्या इसका इक्वेशन, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। सपोज ऐसा दिया है रेजिस्टेंस
at 0 degree is 10 ohm and at 15 degrees Celsius resistance is सपोज 15 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है 1 मिनट, हाँ 15 1 मिनट, ये फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस फाइनल टेम्परेचर पे कितना है और जीरो पे कितना है वो हमें पता चलता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस से लेना है कि प्लस लेना है, प्लस ही लेना है, क्योंकि जब तक बताया नहीं तब तक प्लस ही लेना है। तो R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब ये आर नॉट कितना है, देखो ये आर नॉट, ये आर है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक मिनट, सी आर टी मीन्स जो टेम्परेचर टी है ना उस पे कितना रेजिस्टेंस हुआ वो। अब कितना है, देखो 0 डिग्री को 10 ओहम है, ये आर ओ, लेकिन 15 डिग्री पे कितना 25, या आर टी मतलब फाइनल रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर, तो कितना हुआ 25 ओहम। आर नॉट इनिशियल कितना है 10 ओहम, 1 प्लस अल्फा। अब ये टी माने डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर का डिफरेंस 15 डिग्री और 0 डिग्री मतलब कितना का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करना है, तो ये 10 पहले डिवीजन में आ जाएगा तो 2.5 बन जाएगा, 10 डिवीजन में आ गया। सो 1 प्लस अल्फा इंटू 15, फिर ये 1 माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस में है इधर, तो कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 15 अल्फा, तो कितना हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 15 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 बाय 15, यानी कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब कितना हो जाएगा 0.1। सो दिस इज अल्फा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करो, देखो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 50 ओहम, कैलकुलेट resistance at 20 degree Celsius if coefficient is 0.03। ओके, तो ये कर सकते हैं आप आराम से। क्या फॉर्मूला है, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ओके, राइट राइट, चलो आपके आंसर्स करेक्ट है। तो R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो इसमें हमें फाइंड करना था रेजिस्टेंस एट 20, मतलब यही फाइंड करना था। आर नॉट था हमारे पास 50, 1 प्लस अल्फा था 0.03 और टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 1 प्लस, अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा ये 0.6, ठीक है। 23 60, पॉइंट दो कैंसिल करो तो 60 मतलब 0.6, तो 50 इंटू 1.6। ओके, अब देखो ये आ गया 80 ओम। अभी सपोज, सपोज ध्यान से सुनो,
आपको रेजिस्टेंसेस दिए फाइनल वाले और इनिशियल वाला दिए ही नहीं, दो टेम्परेचर्स के दिए, मतलब ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस एट 15 डिग्री एंड 25 डिग्री आर, देखो 15 डिग्री पे और 25 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है ना वो दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस एट 15 डिग्री एंड 25 डिग्री आर, सपोज वो है 20 ओहम एंड 30 ओहम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। या फिर एक दिया है और एक पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री एंड 25 डिग्री एट 20 ओहम एंड आर रिस्पेक्टिवली। ओके, कैलकुलेट आर डैश इफ अल्फा इक्वल टू 0.03 यूनिट्स। अब कैसे करें, इसमें कुछ डेटा कम लग रहा है, लेकिन कम नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये आर कौन से डिग्री का, 15 डिग्री का पहले लिखे या फिर दूसरे वाला पहले लिखे, ठीक है। जैसे कि देखो अभी आर कितना है, 15 डिग्री पे 20 ओहम, तो 20 लिख दे चलो। आर नॉट तो पता ही नहीं है, 0 डिग्री पे कहीं भी लिखा नहीं है, देखो 0 डिग्री का रेजिस्टेंस कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो वो छोड़ दो। 1 प्लस अल्फा कितना है, 0.03, ओके। और फिर टेम्परेचर कितना है पहला, 15 डिग्री, चलो हो गया ये। देखो आर मतलब रेजिस्टेंस 20 हुआ है, फिर अल्फा तो फिक्स है, फिर टेम्परेचर 15 का है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन में पता चला कि रेजिस्टेंस है आर डैश, ये तो आर नॉट ही रहेगा 0.03, लेकिन कितने डिग्री पे है, 25 डिग्री पे। अब ये दोनों इक्वेशन डिवाइड करो 1/2, तो आपको मिल जाएगा, देखो 1/2, 20 डिवाइडेड बाय आर डैश इक्वल टू क्या आएगा, आर नॉट कैंसल, समझ में आया, आर नॉट कैंसल, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करो 0.45, फिर 1 प्लस 25 से मल्टीप्लाई करो 0.75, अब कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20 बाय आर डैश इक्वल टू कितना, 1.45 डिवाइड बाय 1.75, आर डैश को ऊपर लेके जाइए, सो आर डैश ऊपर गया वो साइड में, सो 20 इंटू 1.75 एंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1.45, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 145 और 175, तो मैं आपको बता दूं कितना आएगा, 20 इंटू 145 से 175 को डिवाइड करो 1 पॉइंट, फिर कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 का हो जाएगा 300 यानी 2, यानी कितना आ जाएगा ये, नियरली, सो 24, सो 24 ओहम। देखो ये 20 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 24 ओहम। तो कभी कभी रेशो लेके भी सॉल्व होता है, क्योंकि रेशो यानी डिवाइड, जैसे यहाँ पे किया है, ये डिवाइड करने से क्या हुआ, आर नॉट कैंसिल हुआ, समझ में आया, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस। अब देखिए थोड़े ग्राफ जो रेजिस्टेंस के बेस पे है, जैसे कि समझो नॉर्मल मेटल हमने देखा, नॉर्मल मेटल रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का अगर हमने ग्राफ देखा, तो नॉर्मल मेटल का ग्राफ जो है ना वो इस तरह से आएगा, कुछ पीटीसी वाला, जो मैंने अभी पहले भी बताया, पीटीसी क्या क्या है, ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। एनटीसी कैसे आएगा, उल्टा आएगा, है ना, ऐसे इस टाइप में, एनटीसी इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ये ऐसे, मतलब ये पहले ज्यादा था बाद में कम हो रहा है, उल्टा ग्राफ है, इससे उल्टा, ये दोनों समझ में आए। उसके बाद डायोड अगर होता है, डायोड ये थोड़ा सेमीकंडक्टर में का पॉइंट, डायोड, तो डायोड में ये इस तरह से ग्राफ आता है। ऐसा क्यों, मतलब जब टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी इधर, ठीक है, या रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं हम, और इसमें कैसा होता है, डायोड में दोनों भी, फॉरवर्ड बायस का भी होता है और रिवर्स बायस का भी होता है, ठीक है। तो ये उस सेमीकंडक्टर चैप्टर में हमने लिया था, तो उसी का ग्राफ है, जस्ट आपको पता है। तो ये पीटीसी, ये एनटीसी, ये क्लियर हुआ। और इसके क्वेश्चंस जो रेजिस्टिविटी के टाइप पे आते हैं, पीटीसी एनटीसी टाइप पे, हाँ, तो ऐसे इस टाइप में। ओके, सो 1 प्लस अल्फा टी या 1 माइनस अल्फा टी कौन सा यूज करना है, वो आप ध्यान से। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट ओहम्स लॉ है।
सबको पता है V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू IR। ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन देखो आइडियली ये मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, हमें पता है वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा उसमें से, राइट। लेकिन ये जो ग्राफ होता है ना, ये ऐसा नहीं है। आइडियली ग्राफ ये ऐसा होता है, यहां तक सीधा, लेकिन बाद में ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, जरा सोचने की बात है। देखो, जब करंट बढ़ता है, पहले करंट 1 एम्पियर है, फिर करंट 2 एम्पियर हुआ, फिर 3 एम्पियर जब बना, तब करंट की वजह से हीट ऑन हो जाता है वायर। ठीक है ना। देखो तो ग्राफ ऐसे क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन जो भी मतलब आपको पॉइंट याद रखने हैं एज पर एनटीए पैटर्न, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसा है, ये आइडियल है और ये कैसा है, एक्चुअल। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है एक्चुअल ग्राफ, रीजन क्या है। देखो, व्हेन करंट इंक्रीज देन हीट इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट अभी होगा इस चैप्टर में आके, हीटिंग। ठीक है, हीट बढ़ने से क्या होगा, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे। किसके अंदर, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन इन वायर। और ये होने से क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, फिर करंट थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब ज्यादा करंट जब बढ़ता है तब उसका स्पीड बाद में कम कम हो जाता है। ठीक है, एंड हेंस वो क्या करता है, खुद ही अपोज करता है, अपोज टू दी करंट। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा प्लेन या स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता स्ट्रेट लाइन में, समझ में आया ना। क्योंकि थोड़ी देर के बाद करंट जब बढ़ता है तब हीट बढ़ती है, वायर में हीट बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ता है, तो कोलिजन्स होते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वही उसको अपोज करने लग जाता है। तो ऐसा एकदम से ना बढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो इसलिए फिर से मैं ग्राफ अगर निकालू यहाँ पर, ओम्स लॉ को अलग ही रखेंगे, तो ओम्स लॉ का ग्राफ अगर फिर से निकालू, तो ये एक्चुअल ग्राफ मतलब आइडियल ग्राफ, लेकिन वही ग्राफ थोड़ा आगे जाके थोड़ा 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 बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन ये है। अब ओहम्स लॉ, इस चैप्टर में ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर भी आता है। तो रेजिस्टेंस के टाइप्स क्या है, किस तरह से बनता है रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस देखा है ना, रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अब एक चीज याद रखना है आपको कि रेजिस्टेंस दो तरह के है, एक है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, एक है कार्बन रेजिस्टेंस। तो पहला है वायर बाउंड और दूसरा है कार्बन। ठीक है, वायर बाउंड और कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टर कहते हैं हम जब हम स्पेशली रेजिस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ वायर या कुछ कनेक्शंस बंद करने पड़ते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो रेजिस्टेंस कर देता है। हम मोबाइल जब स्क्रीन ऑन करते हैं तब रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है, इसलिए स्क्रीन का करंट बंद हो जाता है। स्क्रीन ऑफ करते तब, स्क्रीन ऑन जब करते तब रेजिस्टेंस यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी उसका कनेक्शन निकल जाता है लॉजिकली, हाँ एक्चुअली नहीं, लॉजिकली, और वो स्क्रीन चालू हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। वायर बाउंड मतलब अगर वायर्स हमने रखे एक के सामने एक, एक के सामने एक, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वैसे वायर से बनाते हैं रेजिस्टेंस, वो अलग। कार्बन रेजिस्टेंस मतलब मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, और ये कार्बन रेजिस्टेंस दिखने में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा एक शेप छोटा सा, जैसा एक व्हीट का एक ग्रेन होता है छोटा, उस टाइप में छोटा सा एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसके अंदर कुछ मटेरियल्स फिलअप है जो कि करंट को अपोज करते हैं। तो हम स्पेशल टाइप के यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बनाते हैं, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो ढूंढने के लिए एक कलर कोड होता है। ठीक है, क्या होता है, कलर कोड। तो उसे कहते हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट अभी ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कार्बन रेजिस्टेंस रजिस्टर है, ठीक है, देखो कार्बन रजिस्टर है। अब कार्बन रजिस्टर में इसके अंदर मटेरियल है, ये मटेरियल अपोज करेगा करंट को, लेकिन कितना अपोज करेगा उसकी वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में फिक्स करना है हमें। तो फिक्स वैल्यू होती है कुछ, तो वो वैल्यू
इसके ऊपर लिख नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है, तो इसके ऊपर रिंग्स रहते हैं, ऐसे कलर के रिंग्स रहते हैं, ठीक है। एक कलर की रिंग, फिर उस दूसरा कलर की रिंग, ठीक है, फिर तीसरी कलर की रिंग रहती है, और फिर फोर्थ कलर। तो इस तरह से कुछ इसके ऊपर रिंग्स रहते हैं। तो ये रिंग से आइडेंटिफाई करना, इसे कहते हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस? देखो, इसमें जो रिंग्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग्स काउंटिंग कहां से करते हैं? तो पहली चीज है रिंग्स टू बी काउंटेड फ्रॉम क्लोजर एंड। सीक्वेंस बदल जाता है नहीं तो क्लोजर एंड कहां पे है? देखो ये क्लोजर एंड, यहां से एंड क्लोज है ना, 4 रिंग्स रहते हैं इसके ऊपर, या 3 भी रहते हैं कभी कभी। तो क्लोजर एंड से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो क्लोजर एंड है वहां से काउंटिंग शुरू करो। अब उसके बाद पहले दो जो होते हैं, फर्स्ट टू रिंग्स शो नंबर, 2 डिजिट नंबर। तीसरा, थर्ड रिंग शो पावर ऑफ 10, मतलब 10 का कितना पावर। और फोर्थ रिंग अगर है, फोर्थ रिंग इंडिकेट्स टॉलरेंस। तो चौथा जो रिंग है वो दिखाएगा वहां पे टॉलरेंस, इंडिकेट द टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है? इसका रेजिस्टेंस 1000 है सपोज, तो उसमें 5% का फर्क हो सकता है, कम ज्यादा, तो उसे कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। तो ये टॉलरेंस चौथी रिंग बताती है। तो इस तरह से 4 रिंग्स यहाँ पे वैल्यू डिनोट करते हैं। अब आपको याद रखना है कि कौन से कलर्स के क्या सिंबल्स है। तो देखो, एक बुक वाली टेक्निक है, जो टेक्निक बुक की है वो बुक की बोल के हम बताएंगे, जो हमने बनाए तो हम हमारे बताएंगे, ठीक है। तो बुक वाली टेक्निक पहले बता दो, फिर उसमें हमारी टेक्निक ऐड करेंगे। देखो, इसमें एक नाम याद रखना है आपको, बीबी रॉय, पर्सन का नेम है बीबी रॉय, एक पर्सन है सपोज, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी जीबी, ओके। हैव, हैव नहीं लेना है यहाँ पे, वेरी, हैव वेरी गुड वाइफ। तो एक वर्ड यहाँ पे सेंटेंस है, बीबी रॉय नाम का पर्सन है, बीबी रॉय किस कहाँ का है? ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैव वेरी गुड वाइफ। तो ये याद रहता है, ये बुक वाली टेक्निक है फेमस, ठीक है। लेकिन बुक में टेक्निक में एक खामी भी है, मैं अभी बताता हूँ। इसके नंबर्स पहले देखते हैं। नंबर्स इसके क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बुक वाली टेक्निक कर लेते बच्चे, और एक ही खामी रहती है इसमें कि अरे बी बी तो कितनी बार आ चुका है, बी 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 3 बार, कौन सा बी क्या इंडिकेट करता है याद ही नहीं रहता। तो वो नहीं है बुक में, तो वो हमने बना लिया अभी टेक्निक, देखो। मतलब इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बी वाले कितने लोग हैं? बी बी बी। जी वाले कितने लोग हैं? ये जी, ये जी है जी। तो यहाँ पे जी जी बहुत सारे हैं। तो क्या करना है अभी देखो, इसमें बी जो है पहला, फर्स्ट वाला, तो ये है पहला वाला ब्लैक। ऐसे याद रखो कि यूनिवर्स में जब स्टार्ट हुआ यूनिवर्स, तो कुछ भी नहीं था, सब अंधेरा था, एकदम बिग बैंग हुआ, लाइट शुरू हो गया, तो ब्लैक, ठीक है। देन आपको याद रखना है, अब ये सेंटर वाले 2 कलर्स जो है, हमारे अर्थ किस 2 कलर पे बनी हुई है? तो हम कह सकते हैं कि मेनली ब्लू कलर पानी का, और जी फॉर ग्रीन कलर पेड़ों का। तो ग्रीन और ब्लू हम सेंटर में क्यों ले रहे पता है ना? जब बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के सेंटर में जीबी है, ये जीबी यानी सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर। तो ग्रीन और ब्लू हमने बता दिया। देखो, ब्लैक पहला क्यों? यूनिवर्स की स्टार्टिंग। ब्लू सेंटर वाला क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सेंटर ही उस पर डिपेंड है, हम पूरे इस पे डिपेंड है। अब बचा ये होता है ब्राउन। देखो, अब बी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ब्लैक ब्राउन ब्लू। तो ये हमने इसमें ऐड टेक्निक की, क्यों? क्योंकि यही तो मेन कंफ्यूजन था, कौन सा बी क्या है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। ग्रीन आ गया यहाँ पे, अब ग्रीन गया तो ये बचा हुआ ग्रे है, ठीक है। ये व्हाइट है, ये वायलेट है, ये येलो है, ऑरेंज, और ये रेड। समझ में आया अभी? चलो एक एग्जांपल समझो, ये कलर कोड है, कलर कोड में पहला कलर रेड है, ये रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रिंग्स है ना।
तो पहला रेड कलर है, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो येलो है, ठीक है, दूसरी रिंग। फिर उसके बाद तीसरी रिंग जो है वो ब्लू है। तो क्या इसका आंसर आएगा? देखो रेड है, और चौथी जो रिंग है, चौथी रिंग सपोज वहां पे गोल्डन कलर की है, तो गोल्डन कलर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये गोल्डन कलर है, हाँ? देखो इसके बाद तीन कलर याद रखने हैं आपको, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड कलर अगर है तो 5% टॉलरेंस, सिल्वर है तो 10%, कलर ही नहीं है तो 20%। तो आखिर का कलर टॉलरेंस का होता है। टॉलरेंस मतलब कितना चेंज है वैल्यू में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कलर कौन सा? रेड। क्या बताया था? रिंग टू बी काउंटेड फ्रॉम क्लोजर एंड, हाँ क्लोजर एंड से काउंट करो, पहले इधर से काउंट मत करो, क्लोजर एंड, जहां से भी क्लोज। फिर उसके बाद पहले दो रिंग्स जो है वो नंबर दिखाते हैं 2 डिजिट वाला, तो पहले दो कलर्स कौन से? देखो रेड, दूसरा कौन सा? येलो। अब रेड का क्या सीक्वेंस, 0 से स्टार्ट करना मत भूलो, लेकिन 9 तक आता है। तो रेड के लिए 2, और येलो के लिए कितना है? 4, 24 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय। तीसरा कलर कौन सा है? ब्लू। तीसरा कलर क्या करता है? थर्ड रिंग शोज पावर ऑफ 10, 10 का पावर। अब 10 का पावर 10 रेज 2, ये ब्लू कलर में क्या नंबर है ब्लू का? देखो ब्लू सेंटर वाला होता है 6, सो 10 रेज 6 हो गया नंबर। प्लस और माइनस लिखना है क्योंकि टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब चौथा कलर दिखाता है कितना चेंज होगा वैल्यू। तो गोल्डन, गोल्ड का कितने? 5%। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 24, 60, प्लस और माइनस 5%। 5% इधर उधर हो सकती है बस। तो इतना ओहम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए थे नीट में भी, जेडबल में, सीटी में तो आते ही है, तो नीट में भी आए थे। बस ऐसा कलर कोड देंगे, बताइए कि कितना रेजिस्टेंस है। चलो क्लियर। तो इस तरह ये होता है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो कलर कोड में आपको फाइंड आउट करना होता है कि रेजिस्टेंस कितना है, वो जो भी कंपाउंड मतलब जो भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो रिंग्स है, वो रिंग्स देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट पेज, ये 5th पेज,